हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं चल रही हैं। आज 7 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में साइंस अर्थात विज्ञान का पेपर हुआ है। तो फ्रेंड्स, उस पेपर को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और हम देखते हैं कि जीएस के जो 30 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर सही हो सकते हैं, क्या गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में पूछा गया है, जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका क्या नाम है। तो देखो, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आपने 16 महाजनपद हमारी क्लास में पढ़े हो तो मैंने आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद हैं उनकी जानकारी के स्रोत जो बौद्ध ग्रंथ है जैसे कि अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, महावस्तु आदि से मिलती है। यहाँ तक कि जो जैन ग्रंथ है जैसे कि भगवती सूत्र, वहां से भी बौद्ध ग्रंथ में और भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा प्रश्न था प्राचीन भारत के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे। तो देखो, नीति आयोग के तहत अगर हम बात करें अप्रैल 2022 के डेटा की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़े 3 राज्य गुजरात, केरल और पंजाब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा प्रश्न भूगोल का है। हमसे पूछा गया कि विश्व का कौन सा समुद्री मार्ग है जो सबसे अधिक व्यस्त रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगर आप इसकी लोकेशन जानना चाहेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आपको यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, पहला हमें कथन दिया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। हमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो ये 1951 में लागू हुई, सीधी सी बात है, 1951 में लागू हुई। भारत में जीएसटी की शुरुआत सन 2017 में हुई, हम अच्छे से जानते हैं। हमें तो देखो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें पता चल गया कि जो जीएसटी है सबसे लेटेस्ट है, सन 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, कथन नंबर 2, ये लास्ट में आएगा। कौन सा ऐसा विकल्प आपको नजर आ रहा है जहां पे सेकंड नंबर का विकल्प मतलब ऑप्शन सबसे लास्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी। भाई, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, उसके बाद भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत हुई, उसके बाद भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई और सबसे लास्ट में जो हमें 4 विकल्प दिए हैं इनमें सबसे लास्ट में भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 5 जो कि आपका मैथ से दिया गया है, कहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न आपके सामने है। देखो, एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है। तो देखो, ये जो भुजाओं का अनुपात दिया है ये हमें नजर आ रहा है कि ये ट्रिपलेट दिया है, अर्थात जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण है। समकोण त्रिभुज हम अगर बनाए तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज की हमें भुजाएं दी हैं और परिमाप दिया है। तो इस परिमाप से हम भुजाएं निकाल सकते हैं। भाई, 3x + 4x + 5x = 36, x बराबर आ जाएगा 3। तो पहली भुजा हमारे पास हो जाएगी 9, त्रिभुज की दूसरी भुजा हमारे पास हो जाएगी 12 और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा हमारे पास हो जाएगी 15। अब आप लॉजिक लगाइए, सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 15 है, तो जो 15 है वो त्रिभुज का विकर्ण ही तो होगा, कर्ण ही होगा ना। भाई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, बाकी की जो भुजाएं हैं एक लंब होगा और एक आधार होगा। आप चाहे किसी को भी लंब कह दीजिए, किसी को भी आधार कह दीजिए, क्योंकि त्रिभुज का फॉर्मूला हमें पता है। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का तो वो होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ये हमारे पास त्रिभुज का फॉर्मूला है, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणा 9 गुणा 12। भाई, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार और 9 छंग 54 होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 54 सेंटीमीटर। आप इसको चाहे तो हिरोन के सूत्र से भी कर सकते थे, अंडर रूट में s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता अगर आपने इसमें लॉजिक लगाया हो। तो जो हमें ट्रिपलेट दिया है इससे हम तुरंत समझ गए कि हमारा त्रिभुज समकोण है
हमने भुजाएं निकाली फटाफट, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण हुआ, बाकी की भुजाएं उसमें एक लंब और एक आधार है, हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 आधार गुणा लंब, कैलकुलेट किया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 53 के तहत होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, ये गलत बात है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। पहला ही ऑप्शन हमें गलत दिया है, हमसे ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाकी के सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया हमें बताई गई है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई है, ना कि 53 में। आगे के अनुच्छेद हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि हमें जब पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया, हमें वही बताना था कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो देखो ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल हमसे पूछा गया है, मैंने भी इसको गूगल किया तो आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 22.98 लाख मीट्रिक टन, इतना उत्पादन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन हमें दिए गए हैं दो। पहला कथन कहा गया है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा में कथन दिया गया है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी सही बात है। फ्रेंड्स कहने को दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो पहला कथन है ये हम कह सकते हैं कि सन 2002 तक सही था। सन 2002 के बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि अगर परिसीमन आयोग मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया या बताया गया तो उसमें न्यायालय दखल दे सकता है। हालांकि अभी भी तकनीकी रूप से हम यही कहेंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ऑप्शन सही है। हमसे ये पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो देखो 90% चांस है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो और 10% चांस हो सकते हैं कि जो आपका कथन नंबर पहला है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि सन 2002 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परिसीमन आयोग है अगर उसने मनमाने ढंग से अपनी रिपोर्ट जारी की तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर मुझे सेलेक्ट करना हो उत्तर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही होगा और थोड़ी सी संभावना 10% की कि ये सही हो सकता है। हालांकि आप निश्चिंत रहिए, आपका विकल्प नंबर ए सही माना जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखो प्रश्न नंबर 9 में बहुत ही आसान से प्रश्न से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो जो जितना ठोस होगा उसके कणों के बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे हमें सबसे ठोस बर्फ है भाई, मिट्टी का तेल, ऑक्सीजन और जल, तो सबसे अधिक आकर्षण बल होगा बर्फ के कणों के बीच में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का बजट दिया है 2025-26 का और हमें ये बताना है कि किस योजना को कितने करोड़ का बजट दिया गया है। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, तो इसका उत्तर आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने भी गूगल किया है क्योंकि इतनी जानकारी कौन दिमाग में रखता है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है? भाई ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो पहला कथन हमसे कहा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट जो उद्यान है, बिल्कुल सही बात है, भारत का सबसे पुराना उद्यान है जिम कॉर्बेट पार्क उद्यान। दूसरे ऑप्शन में कहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत बात है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। तो हमें यही बताना था कौन सा सत्य नहीं है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? देखो अभी हाल ही में करंट अफेयर में ये चर्चा में था, नवंबर में इस बात की पुष्टि हुई
कि गुजरात में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाएंगे। तो भारत मेजबानी करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कहाँ होंगे सन 2030 में? वो होंगे अहमदाबाद में। तो प्रश्न नंबर 12 उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक व्यवस्थित कीजिए। इनडायरेक्टली आरोही क्रम में लगाना है, ये बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी है और कौन सी सबसे बाद में। देखो पहला हमें कथन दिया है एके गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, तो ये 1950 की घटना है। आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, ये 1950 की घटना है। सतवंत सिंह साहनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली वाद, तो ये जो घटना है जो दूसरे कथन में हमें दी है ये 1967 की घटना है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ये 1978 की घटना है। और ये जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद है ये 1979 की घटना है। जब आप राजनीति पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, तब आप इन वादों को पढ़ेंगे। ये जो विवाद हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गोलकनाथ विवाद हो गया और भी बहुत सारे विवाद पढ़ेंगे। तो इनमें हमसे यही पूछा था सही कालानुक्रम में लगाना है। तो देखो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले घटना घटी, उसके बाद ये, उसके बाद वो, सब बिल्कुल अपने आप में सटीक दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हमें ये बताना है कि ये जो हमें युग्म दिए हैं 4, इनमें कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो त्रिपिटक की बात करें, क्या त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय जैन धर्म से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं, अंगुत्तर निकाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पंथ ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही है। मिलिंद पन्न बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। तो विकल्पों के हिसाब से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? सही सुमेलित है, हमें ये बताना है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित 3 और 4 है ना भाई। मिलिंदपन बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन जो भगवती सूत्र है वो भी जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 दोनों। हमें यही बताना है कौन सा सही सुमेलित है, मिलिंदपन और भगवती सूत्र। जो कथन तीसरा और चौथा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बात करते हैं 15 की। फ्रेंड्स मिलिंदपन, शायद मुझे लग रहा है कि मिलिंदपन और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कि नहीं है। आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। शायद मुझे लग रहा है कि जो यूनानी राजा हुए हैं मिलिंद मिलिंद नाम के, उनसे संबंधित ये चर्चा है। तो एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं क्योंकि मुझे हल्का सा इसमें डाउट है। मिलिंदपन, Milindapan most likely refers to the Milinda Panha, which is a key Buddhist text. It ओके contains ओके गाइस, गूगल ने बिल्कुल वेरीफाई कर दिया है, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया। कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की आयु को कम किया गया? आप जानते हैं कि पहले मतदान करने की जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष, और आज के समय में जो मतदान करने की उम्र है वो है 18 वर्ष। तो हमसे यही पूछा है कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके तहत ये उम्र को कम किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ, और 61वें संविधान संशोधन के तहत हमें यह बताया गया कि अब मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये आया था 1989 में 61वां संशोधन, जिसमें मतदान करने की उम्र को घटाया गया, और तभी से हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी संख्या भी 3 कर दी गई। पहले संख्या 1 हुआ करती थी चुनाव आयोग की, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। वर्तमान में हमारे पास में 3 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसका मेन कारण यही है, जब उम्र कम कर दी गई 18 वर्ष तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ी मतदान करने वालों की, तो अब चुनाव आयुक्तों की संख्या भी 3 कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो प्रश्न नंबर 15 था उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी नहीं मानी जाती। हालांकि और बेरोजगारी मानी जाती है जैसे कि प्रछन्न बेरोजगारी वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, सुलह कुल की नीति किसने चलाई। देखो मध्यकालीन इतिहास से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुलह कुल अकबर ने चलाई, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें सुलह कुल क्या होता था, तो सुलह कुल शांति के लिए अकबर ने एक नीति चलाई थी ताकि सभी धर्मों के लोग प्रेम मोहब्बत से रहें, सभी के लिए शांति बनाए रखना अकबर के लिए एक प्राथमिकता थी। तो सभी धर्मों को समान मानना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना, ये सुलह कुल की नीति अकबर ने चलाई। तो प्रश्न नंबर 17 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न में कहा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखो कथन की बात करें, कथन में कहा है दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल ये सही कथन है, लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन का कार्य करता है। कारण की बात करते हैं, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजेनिस को ऑक्सीजन से बचाता है। बिल्कुल ये नाइट्रोजेनिस को अधिक ऑक्सीजन से बचाने का कार्य करता है लेग हीमोग्लोबिन, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका मैथमेटिक्स पर आधारित है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि ये बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो मैंने इनको सभी को सॉल्व कर लिया है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सही पाओगे, ये भी सही पाओगे, ये भी सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर 80 नहीं आएगा बल्कि 88 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 19 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 20 में कहा है कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है। तो देखो रबातक अभिलेख अफगानिस्तान देश से संबंधित है, जो कि कुषाण राज्य से संबंधित है, जिसमें कुषाण राज्य से संबंधित जानकारी मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे कहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर 1 में हमें कहा है कीमती धातु चांदी, लोह मिश्र धातु निकेल, आधारभूत धातु कोबाल्ट और अधात्विक खनिज हीरा। देखो ये भी सही है, अधात्विक खनिज हीरा है। आधारभूत धातु है कोबाल्ट, जो कि आजकल बैटरी वगैरह में खूब यूज होती है। लोह मिश्र धातु है, बिल्कुल जो लोह मिश्र धातु है वो निकेल जो है वो लोह मिश्र धातु है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स कीमती धातु चांदी है, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन चांदी से भी ज्यादा कीमती धातु है सोना, सोने से भी ज्यादा कीमती हीरा है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड करके बना है, क्योंकि आजकल सोने के दाम दिनों दिन आसमान छू रहे हैं। तो कहने को तो कीमती धातु है चांदी, लेकिन चांदी से भी ज्यादा कीमती धातु है सोना, सोने से ज्यादा हीरा, और भी हम जब आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें मुझे करेक्ट लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 22 आपका मैथ पर आधारित है। इसमें कहा है दो बेलनों की त्रिज्याएं दी है, 2:3 का अनुपात उसमें दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3। तो उनके वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, हमें यह बताना है। तो फ्रेंड्स जो बेलन होते हैं उसका वक्र पृष्ठ आप निकालोगे तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h). हमें यहाँ पर दो बेलन दिए हैं, बेलन फर्स्ट बेलन 2। हम पहले की जो त्रिज्या उसको r1 कह देंगे, जो पहले की ऊंचाई उसको h1 कहते हैं, और नीचे भी हम कह देंगे 2πr(h). दूसरे बेलन की त्रिज्या को r2 कह दिया और दूसरे बेलन की ऊंचाई को h2 कह दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी, जो अनुपात आएगा वक्र पृष्ठ का। सॉल्व करते करते आप देखोगे आपके पास बचेगा 10/9, तो आपका उत्तर रह जाएगा 10:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं फिर से, और हमें यह बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो कथन पढ़ते हैं। देखो कथन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में कथन में कहा गया है चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है
और वायु ताप निम्न होता है। ये हमसे कथन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, जो कि गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो, प्रति चक्रवाती स्थिति में ऐसा होता है। चक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में जब आप देखोगे तो इसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। अगर आपने हमारी भूगोल की क्लास करी हो, मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है, आप जाके हमारी भूगोल की क्लास करना। ये प्रति चक्रवात वाली स्थिति होती है। वहीं बात करें कारण की, जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापमान वाली, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। तो बात करें विकल्प की, विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प हमारा हो जाएगा इसमें, विकल्प की बात करें तो विकल्प हो जाएगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए विकल्प आप अपने आप लगा लेना। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा मुझे लगता है सिस्टम हैंग हो रहा है। चलिए कथन हमने देख ही लिया है, बाकी विकल्प आप देख लेना कौन सा सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहा है तना कंद का सामान्य उदाहरण। देखो तना कंद का जो सामान्य उदाहरण है वो आपके सामने आलू है, रतालू भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा, हाँ प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। इनडायरेक्टली हमें बताना है कि जो यूपी सरकार का जो बजट था 25-26 का वो कितना था। देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बात करते हैं 26 की। देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन में कहा गया है गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है। बिल्कुल होता है। जो गहरा समुद्र में, जैसे जैसे आप जाओगे गहराई में समुद्र की, तो जो गहरे समुद्र का जो जल है उसका कलर रंगीन दिखाई देगा। कारण में बताया गया है गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही गहराई में समुद्र का जो जल है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल, जब आप डोलरम का क्षेत्र पढ़ोगे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, जहां पर प्रतिदिन लगभग बरसात होती है। तो बिल्कुल सही है कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर दो की बात करते हैं। तो इसमें कहा है दृढ़ काष्ठ कठोर वृक्ष जैसे कि अबोनी महोगनी यहाँ पर सामान्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो बिल्कुल ये भी सही है। हमसे पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में लगाइए। तो सही कालानुक्रम में लगाना है, हमें यह बताना है कि कौन सी स्कीम कब शुरू हुई, कौन सी योजना। तो देखो जो ई सत्यापन योजना है, ये कब शुरू हुई ई सत्यापन योजना, तो आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो देखो मैं इसको बता ही देता हूं, जो ई सत्यापन योजना है वो हुई है 2021 में शुरू, और जो निर्यात बंधु है, ये निर्यात बंधु हुआ है 2011 में शुरू, और जो पीएम कौशल विकास योजना है ये आपका हुआ है 2015 में, और ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये शुरू हुआ है 2016 में। तो उस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में हमसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखो हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय पहचान यहाँ पर हमें दी गई है और इनके जो वानस्पतिक नाम है, जो प्राणी शास्त्रीय नाम है वो बताने हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, हमें पता है। तो इस राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा पावो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। इस राष्ट्रीय पशु बाघ का जो वानस्पतिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पुष्प है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इस राष्ट्रीय पुष्प का नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। और जो राष्ट्रीय वृक्ष है, इसका हमारा जो वानस्पतिक नाम बैठेगा वो बैठेगा फाइकस बेंगालेंसिस। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है, प्रश्न नंबर 29 का उत्तर सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 30 की। देखो प्रश्न नंबर 30 में हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये शुरू के 2 विकल्प मैंने खूब ढूंढे, मुझे भी नहीं मिले, और ये तो हमें साफ-साफ दिखाई देते हैं जो विद्याशाल भंजिका है, राजशेखर ने लिखी, और जो पृथ्वीराज विजय है वो जैनक ने लिखी, ये भी सही है। लेकिन जो भुवन कोश क्षीर स्वामी है इसमें, और जो प्रभावक प्रशस्ति है इसमें, इन दोनों में डाउट है। अगर इस भुवन कोश की बात करें तो एक जैन ग्रंथ हमें देखने को मिलता है जो कि क्षीर स्वामी ने नहीं लिखा है। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बी भी हो सकता है। हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनका तो क्लियर है सी और डी, लेकिन जो ए और बी में कंफ्यूजन है। लेकिन ज्यादा सही, अगर भुवन कोश को जैन धर्म ग्रंथ का माना गया है ग्रंथ, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो आज का पेपर था 27 दिसंबर, जो साइंस का पहली शिफ्ट का पेपर था, उसमें जीएस के आपके 30 प्रश्न थे जिनको मैंने आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके दिया। आशा करता हूं कि आपको इनसे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।